जय हिंद साथियों। कक्षा 12 के इतिहास के प्रथम अध्याय के भाग 4 में आपका स्वागत है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि कोशिश करेंगे कि इस अध्याय को हम पूरा कंप्लीट करें। कोशिश करेंगे पूरा करने का। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और टीका टिप्पणी अवश्य करें ताकि कुछ सुधार की गुंजाइश हो। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं। प्राचीन सत्ता। अब इसमें देखिए, हड़प्पा समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। यानी कि हड़प्पा संस्कृति में जो जटिल फैसले थे, कठोर फैसले लेने और उनको लागू करने के अच्छे संकेत मिलते हैं। जैसे हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एकरूपता को लें। यानी कि कैसे पता लगा कि इस पूरी सभ्यता में जो वस्तुएं हैं उनके अंदर बहुत ही अधिक एक रूपता, समानता मिली है। जैसे मृद भांड, जो मिट्टी के बर्तन हैं, मोहरे, बाट, ईंटों से स्पष्ट है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता होगा। यानी कि जो ईंटें हैं, पूरी सभ्यता में ऐसा नहीं था कि एक ही स्थान पर उनका उत्पादन होता था, वो अलग अलग स्थानों पर बनाई जाती थी। जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की ईंटें थी। समान अनुपात, एक जैसी, 1:2:4 या 4:2:1। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरी सभ्यता में एक ही साइज, एक ही तरीके से, एक समान पैमाने से ईंटें बनी हो या दूसरी जो वस्तुएं थी वो एक समान रूप से उनमें इतनी भयानक समानता हो, कैसे संभव है? इसका अभिप्राय ये था कि वहाँ पर कोई न कोई ऐसी शक्ति, पावर, राजा, कोई पुरोहित, कोई न कोई ऐसी शक्ति का केंद्र जरूर था जो उनके ऊपर कठोर नियंत्रण रखता था। हमने यह भी देखा कि अलग अलग कारणों से बस्तियों विशेष स्थानों पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई। जहाँ जैसी जैसी आवश्यकता थी उस ज़रूरत के अनुसार बस्तियों का विकास होता गया। इसके अतिरिक्त ईंटें बनाने, विशाल दीवारों और चबूतरों के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। यानी कि ये जो बड़े बड़े स्थान बने, ईंटें बनाने, विशाल दीवारें, चबूतरे, इन सब के निर्माण के लिए श्रम संगठित किया गया था। श्रम संगठित कौन कर सकता था? अब श्रम का संगठन कौन कर सकता था? इसके पीछे कोई ना कोई शक्ति का केंद्र रहा होगा। कोई राजा हो सकता है, कोई अधिकारी हो सकता है, राजतंत्र हो सकता है, गणतंत्र हो सकता है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि कोई न कोई शक्ति जरूर थी जो इस सारी व्यवस्था को समान रूप से संचालित करने का प्रयास करती थी। इसी प्रकार एक पिक्चर देखिए, ये साथ में दी हुई है। एक पुरोहित राजा की पिक्चर ये मानी गई है कि शायद कोई पुरोहित या राजा धर्म कर्म या उनका संचालन, राजा के कार्यों का संचालन करने के लिए राजकाज के जो कार्य थे, ये कोई ऐसी मूर्ति थी। अब इसमें देखिए, इसको बनाने की जो एक विशेषता है, इसमें कितनी तिपतियाँ इस पर ये शायद वस्त्र बनाया गया है कि ये एक कंधे पर, एक साइड में शॉल ओढ़े हुए है। ये तिपतिया जिस पर बनी हुई है, 3 पत्तियां बनी हुई है, ये शॉल ओढ़े हुए है। इसकी दाढ़ी आप देखिए, दाढ़ी, सिर पर आभूषण, बाल, कितनी एक श्रेष्ठता, कला, उत्कृष्ट कला इसमें दिखाई देती है। नेक्स्ट है प्रसाद और शासक। सत्ता के केंद्र। सत्ताधारी लोगों के विषय में पुरातात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को प्रसाद की संज्ञा दी। इसका मतलब एक राजा का महल, राजा के महल की संज्ञा दी। जो मोहनजोदड़ो में एक विशाल भवन मिला, उसको राजा के महल की संज्ञा दी। इससे संबंध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली हैं। एक पत्थर की मूर्ति, राजपुरोहित की संज्ञा दी गई, जिसको अभी हमने देखा था। यह आज भी प्रचलित है।
ये राजपुरोहित जो शब्द है ये आज भी आप सुनते समझते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास और वहाँ के राज पुरोहित राजाओं से परिचित थे। यानी कि इस हमारी सभ्यता से पहले मेसोपोटामिया की जो सभ्यता की खोज हुई थी, इस सभ्यता का इतिहास वहाँ के राज पुरोहितों से परिचित थे, क्योंकि वहाँ पर राज पुरोहितों का, पुरोहित राजाओं का बड़ा महत्व था। वहाँ की लिपि को पढ़ा गया, उसके आधार पर बाद में जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई तो उसमें ये माना गया कि भी शायद ये भी उसी प्रकार जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता में राज पुरोहित थे या पुरोहित राजाओं का कोई शासन था, ये उसी प्रकार की व्यवस्था होगी, उसी से मिलती जुलती इसे माना गया है। यही समानताएं उन्होंने सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी, यानी कि जो उन्होंने मेसोपोटामिया में देखा उसी को यहाँ जोड़ने का प्रयास किया गया, क्योंकि यहाँ की लिपि को नहीं पढ़ा गया, अनुमान पर आधारित थी। तो पहले की जो खोजें थी उनको यहाँ पर लागू करने का, उसके साथ तुलना करने का, जोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं यानी कि धर्म कर्म से जुड़ी हुई धार्मिक जो प्रथाएं थी अभी तक ठीक प्रकार से नहीं समझी जा सकी। जो धर्म संबंधी क्रियाएं थी, रिवाज थे, उनको नहीं समझ पाए अच्छे से, और न ही जानने के साधन उपलब्ध हैं। क्या जो लोग इन अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी, कि जो धार्मिक व्यक्ति होते थे इन धार्मिक उत्सव महोत्सव इनका आयोजन करते थे, क्या उन्हीं के पास राजनीतिक शक्ति होती थी? ये स्पष्ट नहीं है, सिर्फ अनुमान लगाते हैं, क्योंकि इससे पहले की जो सभ्यताएं विश्व में खोजी गई उनको देखकर, क्योंकि वहाँ इसी प्रकार की व्यवस्था रही। कुछ पुरातत्वविद इस बात से सहमत हैं कि हड़प्पाई समाज में कोई भी शासक नहीं थे, सभी की सामाजिक स्थिति एक समान थी। कुछ इतिहासकार पुरातत्वविद ये मानते हैं कि वहाँ कोई शासक नाम का कोई ऐसी पावर नहीं थी, शासक नहीं थे, राजा नहीं थे, सभी समान रूप से सबकी सामाजिक स्थिति एक जैसी थी। कुछ दूसरे पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक एक नहीं बल्कि अनेक शासक थे। कुछ की मान्यता कि वहाँ एक नहीं अनेक शक्ति के केंद्र थे, अनेक राजा होते थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे। कुछ और के तर्क दे यह रहे कि यह एक ही राज्य था, जैसा कि पूरा वस्तुओं में समानताओं में नियोजित बस्तियों के साक्ष्य ईंटों के आकार में सुनिश्चित अनुपात, बस्तियों के कच्चे माल स्रोतों के समीप स्थानांतरित संस्थापित होने से स्पष्ट है। अभी तक की स्थिति में अंतिम परिकल्पना सबसे युक्तिसंगत प्रतीत होती है, क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता कि पूरे के पूरे समुदायों द्वारा इकट्ठे ऐसे जटिल निर्णय लिए और कार्यान्वित किए जाते होंगे, कि जिस प्रकार की वहाँ बस्तियों के बीच में ईंटों के आकार में इतनी समानता थी, सभी कुछ बिल्कुल अच्छे तरीके से प्लान के हिसाब से व्यवस्थित था। बस्तियाँ जो कच्चे माल के स्रोत होते थे उन्हीं के पास बनी हुई थी, जहाँ जिस चीज़ का उत्पादन होता था तकरीबन वहाँ पर उन्हीं चीज़ों का निर्माण होता था, जो कारखाने उद्योग धंधे दस्तकारी थी। तो इस प्रकार अभी तक की जो स्थिति है उसमें अंतिम परिकल्पना यही लगती है कि इसी को युक्ति संगत माना गया है, क्योंकि यह कदाचित संभव नहीं लगता कि पूरा का पूरा जो समुदाय है इकट्ठे होकर जटिल कार्य करते होंगे। तो संभव यही रहा है। सभ्यता का अंत, सभ्यता के अंत में क्या है? सभ्यता का अंत, अब इतनी विशाल विकसित नगरीय सभ्यता का अंत कैसे हुआ? अब जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि जो कुछ तर्क अलग अलग तर्क थे, उनमें एक तर्क ये था कि कोई ना कोई एक संस्था थी जो पूरे के पूरे सिंधु घाटी की सभ्यता को नियंत्रित करती थी। कोई राजा था, कोई शक्ति थी, जो इतनी अधिक समानता अलग अलग देशों में या अलग अलग राज्यों में नहीं हो सकती। इसका अभिप्राय यह था कि वहाँ पर कोई ना कोई एक ही शक्ति का केंद्र रहा होगा जो बहुत ही संगठित रहा होगा। अब इतनी विशाल सभ्यता का अंत कैसे हुआ? ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्रों में, चोलिस्तान का एरिया सिंध जो पाकिस्तान का इलाका है, हमारे रेगिस्तान थार मरुस्थल राजस्थान उसके साथ का पाकिस्तानी मरुस्थली इलाका,
इन क्षेत्रों में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया। सबसे पहला यह कि 1800 ईस्वी के आसपास यहाँ चोलिस्तान के जो निवासी थे उन्होंने इस हड़प्पा के स्थानों को किसी कारण से त्याग दिया। यानी कि जो 2600 से 1900 BC ईस्वी पूर्व तक इस सभ्यता का विकास माना गया है। नगरीय सभ्यता ये मानी गई है जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद की स्थिति, इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी। उन इलाकों को छोड़कर जो पुराने स्थान थे जैसे चोलिस्तान है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, उन स्थानों को छोड़ने के बाद धीरे धीरे अन्य नए स्थानों की ओर जो आबादी थी वो बढ़ने लगी थी। जैसे गुजरात दिया, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन नई बस्तियों की ओर ये लोग अपना फैलाव करने। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। यानी कि 1900 ईस्वी में हम इसकी समाप्ति मान लेते हैं, लेकिन समाप्ति में भी बड़ा समय लगा। उत्तर हड़प्पा बाद की जो हड़प्पा के जो क्षेत्र हैं वो 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ चुनी हुई हड़प्पा स्थलों की भौतिक स्थितियों में, संस्कृति में बदलाव आ गया। यानी कि जो केंद्रीकृत एक व्यवस्था थी, समानता से भरी व्यवस्था थी, उसमें अब धीरे धीरे परिवर्तन आने शुरू हो गए थे। जैसे कि सभ्यता की विशिष्ट पुरा वस्तुओं, जो सभ्यता की विशेष पहचान के वस्तुएं थी जैसे बाट, मोहरें, विशिष्ट मन के, उनका समाप्त हो जाना। कि धीरे धीरे शक्ति का केंद्र जो था वो बिखरता गया, शक्ति विकेंद्रीकृत होती गई, एक राजा की बजाय अनेक शायद राजा होते चले गए, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में, पूरे इलाके में जो चीज़ें बनने लगी उनमें वो विभिन्नता पाई जाने लगी। जो उनके बीच समानता थी वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी थी। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार, शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई थी। लेखन कला, जो उनकी चित्रात्मक शैली थी, लिपि थी, लंबी दूरी से जो व्यापार करते थे दूसरी सभ्यताओं के साथ, उसमें कमी आ गई थी, वो समाप्त हो रहा था। शिल्प विशेषज्ञता, यानी कि किसी जो चीज़ों का निर्माण वो करते थे उसमें जो विशेषज्ञता था, उनके जो ज्ञान था, वो भी लगभग अब समाप्त होता जा रहा था। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। इसका मतलब ये था कि उनका विदेशियों के साथ, दूसरी सभ्यताओं के साथ व्यापार खत्म हो गया था। अंतर्देशीय जो व्यापार था उसमें भी कमी आ गई थी। स्थानीय चीज़ों पर, स्थानीय वस्तुओं पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा उनको चीज़ें बनानी पड़ती थी, उसके लिए थोड़ा माल ही प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की जो तकनीक थी उनका ह्रास हो गया था, पतन हो गया था, नष्ट हो गया था। बड़ी सार्वजनिक जो संरचनाएं थी उनका निर्माण अब बंद हो गया था। छोटी छोटी जो इमारतें थी, संरचनाएं थी, महत्व की जो स्थान थे, उनका अब छोटे रूप में आ गए थे वो। कुल मिलाकर जो पूरा वस्तुएं थी, पुरानी जो वस्तुएं थी, बस्तियां थी, इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं कि अब वो जो नगरीय सभ्यता थी वो धीरे धीरे ग्रामीण जीवन शैली में बदलती चली गई थी। हालांकि इसमें बहुत हजारों वर्षों का समय लगा, सैकड़ों वर्षों का समय लगा। धीरे धीरे जो नगरीय सभ्यता थी वो अब ग्रामीण सभ्यता में बदलती चली जा रही थी। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया। यानी कि उत्तर हड़प्पा बाद की हड़प्पा संस्कृति या अनुवर्ती संस्कृति कहा गया, बाद की जो हड़प्पा संस्कृति। ये परिवर्तन कैसे हुआ, इस विषय में कई व्याख्याएं दी गई हैं। हो सकता है जलवायु परिवर्तन हुआ हो, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़ आई हो, नदियाँ सूख गई हों, या मार्ग बदल लिया हो नदियों ने, भूमि का अत्यधिक उपयोग इसमें शामिल है। ये सारे कारण अलग अलग विद्वानों ने इस सभ्यता के पतन के, बदलाव के बताए हैं। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, परंतु पूरी मानव सभ्यता इस पूरी सभ्यता के पतन का कारण नहीं हो सकते। इनमें जैसे जलवायु परिवर्तन है, कुछ मानते हैं कि भी जलवायु में इतना अधिक परिवर्तन हो गया, मनुष्य के रहने के लायक नहीं रहा, उसके अनुकूल नहीं रहा। वनों की कटाई ज़्यादा मात्रा में हो गई, अत्यधिक बाढ़ें आई जिससे मनुष्य का रहना दूभर हो गया। जैसे जो मोहनजोदड़ो है उसको ऐसा मानते हैं कि वो 7 बार बसा उजड़ा,
बाढ़ के संकेत वहाँ बार बार मिले। नदियाँ सूख गई हों, जैसे सरस्वती नदी को माना गया कि वो सूख गई, वहाँ रहना मनुष्य का असंभव हो गया हो, या नदियों ने मार्ग बदल लिया हो, या भूमि का अत्यधिक उपयोग के कारण जो है ज़मीन अनुपजाऊ हो गई हो। तो ये जो कारण थे, ये कारण किसी एक बस्ती के लिए तो ठीक हो सकते हैं, मान सकते हैं, लेकिन पूरी सभ्यता के नष्ट होने का कारण ये नहीं हो सकते। ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकृत तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया था। मोहरें, लिपि, विशिष्ट मनकों, मृत्यु भांडों के लोप, मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों का प्रयोग, शहरों के पतन, परित्याग, छोड़ देना जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल मिलता है। उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए सहस्त्राब्दी से भी अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। ये इसमें सारे जो कारण दिए हुए हैं कि जैसे आपने ऊपर पढ़े, तो उनके कारण जो हड़प्पाई सभ्यता थी, जो राज्य थे, नगर थे, उनका अंत हो गया। मोहरे, लिपि, विशिष्ट जो मनके थे, बर्तन बनाने की जो कला थी, जो बाट प्रणाली थी, जिसका दूसरी संस्कृतियाँ भी प्रयोग करती थी हमारी इन्हीं से सीख कर, तो ये धीरे धीरे जो है समाप्त होता चला गया। शहरों के पतन का, परित्याग का, छोड़ देने का, उन स्थानों को छोड़कर नए स्थानों पर चले जाने का, इस तर्क से बल मिलता है। उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए नगरों के लिए एक सहस्त्राब्दी 1000 वर्षों का समय से अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। यानी कि 1000 साल इसमें लगभग माने गए। जो 600 ईस्वी पूर्व में महाजनपद आप पढ़ते हैं, 16 महाजनपद, तो वहाँ तक 1000 वर्षों का लगभग समय नए शहरों के रूप में, बड़े शहरों के रूप में आए। क्योंकि ऊपर जो इसके पतन के, सभ्यता के पतन के कारण बहुत सारे दिए, उनमें कुछ अन्य और भी शायद दिए हुए हैं। जैसे आग के कुछ संकेत मिले हैं, कुछ बस्तियों में आग थी, लेकिन आग से भी पूरी मानव सभ्यता, पूरी हड़प्पा संस्कृति नहीं समाप्त हो सकती। मलेरिया है, मलेरिया के कुछ अंश भी पाए गए, जैसे कि कई स्थानों पर, कई एक स्थान पर 42 जो शव पाए गए मोहनजोदड़ो से, तो वहाँ से 41 में मलेरिया जैसी महामारी के अंश पाए गए। तो ऐसा प्रतीत होता है कि महामारी फैली हो, उससे भी कोई इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई हो, लेकिन किसी एक कारण को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिए बहुत लंबा समय और बहुत सारे कारक उत्तरदायी रहे होंगे, जिनको समझ पाना शायद आज भी असंभव। नेक्स्ट देखिए, एक आक्रमण के साक्ष्य। इसमें कुछ विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे हैं। देखिए, डेडमैन लेन एक संकरी गली है। डेडमैन, मृत लोगों की गली, इसको मृत लोगों की गली कहा गया। संकरी गली है, एक पतली गली है जिसकी चौड़ाई 3 से 6 फीट तक परिवर्ती है। वह बिंदु जहाँ यह गली पश्चिम की ओर मुड़ती है, 4 फीट और 2 इंच की गहराई तक एक खोपड़ी का भाग, एक वेश्यक की छाती और ऊपर के भाग की हड्डियाँ मिली हैं। ये सभी बहुत बुरबुरी अवस्था में थी, यानी कि मुलायम अवस्था में थी, जो बिल्कुल समाप्त हो चुकी थी। यह धड़ पीठ के बल, यानी कि मुंदे मुंह जिसको आप बोलते हैं, पेट के बल, पीठ के बल गली में आड़ा पड़ा हुआ था। पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के टुकड़े पाए गए। इस गली का एक छोटी खोपड़ी के टुकड़े मिले थे। इस गली का नाम इन्हीं अवशेषों पर आधारित है। जॉन मार्शल, मोहनजोदड़ो एंड इंडस सिविलाइजेशन 1931 में उसने बताया है कि इस मृत लोगों की गली में अनेक ऐसे शव मिले जिनसे पता लगता है कि भी शायद उनको किसी ने मारा हो, कोई यहाँ आक्रमण हुआ हो, कोई किसी की छाती, हाथ के ऊपरी हिस्से, उनकी हड्डियाँ मिली हैं टूटी फूटी, वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। कोई धड़ मिला जो पीठ के बल लेटा हुआ था। ठीक है, इस प्रकार की जो एक कल्पना थी वो जॉन मार्शल ने बताया। अब नेक्स्ट देखिए, 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग से 16
लोगों के अस्थि पिंजर जिन पर आभूषण लगे हुए थे, जो उन्होंने मृत्यु के समय पहने हुए थे। अब 1925 में 16 लोगों के ऐसे अस्थि पिंजर मिले जो आभूषणों से सुसज्जित थे, उन्होंने मृत्यु के समय पहने हुए थे। तो इसका अभिप्राय क्या हो सकता है? इसका अभिप्राय ये हो सकता है कि आभूषण पहनकर कोई अपने आम सामान्य कार्यों में लगा हो, उनके ऊपर कोई हमला हुआ हो, कोई आक्रमण हुआ हो, तो इस एक कल्पना हो सकती है। बहुत समय बाद 1947 में R.E. व्हीलर ने, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने इन पुरातात्विक साक्ष्यों को उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्यों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने 1947 में व्हीलर ने जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने प्राचीन जो ऋग्वेद ग्रंथ था उसके संबंध स्थापित करने का प्रयास किया, उसके साथ जोड़ने का प्रयास किया। अब जो ऋग्वैदिक काल है वो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। ऋग्वेद काल इसको कहा गया, वैदिक काल इसको कहा गया। तो व्हीलर उसके साथ इसको जोड़ने का प्रयास कर क्या लिखता है? ऋग्वेद में पुर शब्द का उल्लेख मिलता है जिसका अर्थ प्राचीर, किला, गढ़ है। आर्यों के जो युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर कहा गया। पुरंदर गढ़ विध्वंसक, किलों को तोड़ने वाला, ऐसा जो व्हीलर थे उन्होंने अपने लेख में कहा कि शायद ये ऋग्वेद से मिलता जुलता रहा। जैसे इंद्र के साथ उसकी एक तुलना की गई, पुरंदर शब्द पुर के साथ जोड़ा गया, किले तोड़ने वाला उसको कहा गया। ये दुर्ग कहाँ हैं या थे? पहले यह माना गया था कि ये मिथक मात्र थे। हड़प्पा काल में हुए अन्य उत्खनन ने परिदृश्य बदल दिया, जानकारी बढ़ाई। यहाँ हम मुख्यतः अनार्य प्रकार की एक विकसित सभ्यता पाते हैं जिसमें अब प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदियाँ की गई थी कि भाई यहाँ शायद अनार्य लोग रहते थे। विशेष बड़ी बड़ी किलेबंदियाँ थी। यह सुदृढ़ रूप से स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हो गई फिर, जब इतना किलेबंदियाँ थी, सुरक्षा की व्यवस्थाएं थी? हो सकता है कि जलवायु संबंधी, आर्थिक, राजनीतिक ह्रास ने इसे कमज़ोर कर दिया हो। इन कारणों से इस व्यवस्था में कमी आई हो, यहाँ की व्यवस्था में। पर अधिक संभावना इस बात की है कि जानबूझकर या बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया, यानी कि भारी मात्रा में विनाश किया गया यहाँ। यह मात्र संयोग नहीं हो सकता कि मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में आभास होता है कि यहाँ पुरुषों, महिलाओं, बच्चों का जनसंहार किया गया था। मोहनजोदड़ो के आखिरी के चरण में जो खुदाई हुई उसमें ये पता लगा कि यहाँ पुरुष, बच्चे, महिलाओं, उनको भारी मात्रा में उनका हत्या की गई है। उनकी पारिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर इंद्र अभियुक्त माना जाता है, यानी कि व्हीलर ये कहता है कि जो इंद्र देव है वह दोषी है, उसको दोषी माना गया है, उसने इन किलों को तोड़ा है। ऋग्वेद के साथ जोड़कर उन्होंने इसको स्पष्ट किया, इसकी व्याख्याएं की। 1946 में एंशियंट इंडिया जर्नल ये व्हीलर ने लिखा था। 1960 के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक एक पुरातत्वविद ने इस प्रकार जनसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाए। अब ये व्यक्ति कहता है कि भी यहाँ कोई ऐसा जनसंहार जो है कि किसी को मारने का, आक्रमण का शायद समय ऐसा व्यवस्था नहीं रही। उन्होंने बताया कि उस स्थान से मिले सभी अस्थिपिंजर एक ही काल के नहीं थे, कि भी जिनको हम कह रहे हैं कि वहाँ से इतने अवशेष मिले, तो वो ये मानता है, जो जॉर्ज डेल्स है 1960 के दशक में उसने खोज के बाद, ये रिसर्च के बाद बताया कि वो सारे के सारे अलग अलग समय के थे। वो एक ही समय, जब आक्रमण होता तो वो सारे एक ही समय के होते, लेकिन वो अलग अलग समय के मृत पाए गए थे। हालांकि इनमें से दो से निश्चित रूप से संहार के संकेत मिलते हैं, यानी कि इनमें से जो दो हो सकते हैं उनको मारा गया हो,
पर अधिकांश जो अस्थियां हैं जिन संदर्भों में मिली वे इशारा करती हैं कि ये अत्यंत लापरवाही और श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए शवादान थे, क्योंकि जहाँ से इनको अस्थियों को पाया गया तो उनमें से हो सकता है कि कुछ की किसी लड़ाई में मृत्यु हुई हो, लेकिन वो ये मानते हैं कि अधिकतर जो है वो बड़ी ही लापरवाही और श्रद्धा विहीन तरीके से बिना किसी भाव के इनको गड्ढों में दबा दिया गया, ऐसा बिना किसी अच्छे संस्कारिक तरीके से, जैसे अंतिम संस्कार की जो विधियां थी उनकी पालना किए बिना ऐसे ही खड्डों में डाल दिया गया। शहर के अंतिम काल से संबंध विनाश का कोई विस्तर नहीं है कि कोई ऐसा अंतिम समय में कोई ऐसा विनाश हुआ हो, कोई युद्ध हुआ हो, इसकी कोई जानकारी नहीं है। व्यापक स्तर पर अग्निकांड के भी कोई चिन्ह नहीं है कि यहाँ कोई किसी ने आकर आग लगाई, कोई भीषण हत्याकांड अग्निकांड हुआ हो, इसके भी कोई ऐसे प्रमाण यहाँ नहीं है। चारों ओर फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के शव नहीं हैं। यदि यहाँ आक्रमण होते, लड़ाइयाँ होती, तो फिर इन हथियार भारी मात्रा में हथियार मिलते, हथियारों के बीच में कोई सैनिक होते। अब सैनिकों की एक अलग वेशभूषा होती है, कोई सामान्य व्यक्तियों से उनकी ड्रेस पहनावा अलग होता है, तो कवच होते हैं, कोई इस प्रकार के साजो सामान से लैस मिलते वो, तो ऐसा भी नहीं है। दुर्ग से बाहर शहर एकमात्र किलेबंद भाग था। अंतिम आत्मरक्षण के कोई साक्ष्य नहीं मिले। जब कोई शहर, कोई व्यक्ति, कोई सभ्यता जो है अपनी अंतिम लड़ाई लड़ती है तो किलों में बंद होकर, किले बंद में अपनी आत्मरक्षण का कोई पुख्ता प्रबंध करके एक स्थान पर एकजुट होकर संघर्ष करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिला। G.F. डेल्स द मिथिकल मैसेकर एंड मोहनजोदड़ो एक्सपीडिशन 1964 में उन्होंने ये वर्णित किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि तथ्यों का सावधानीपूर्वक पुनर्निरीक्षण कभी कभी पूर्ववर्ती व्याख्याओं को पूरी तरह से उलट देता है। तो इनकी व्याख्या ने ये साबित करने का प्रयास किया कि शायद वहाँ जो आक्रमण संबंधी या आर्यों के द्वारा इस सभ्यता को विनाश करने की जो पहले से धारणाएं प्रचलित थी, उनको पूरी तरह से इन्होंने गलत साबित किया। तो इस सभ्यता के पतन के अनेक कारण थे, एक कोई भी कारण को हम सत्य नहीं मान सकते। हड़प्पा की खोज। अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कर जाना कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा है। यानी कि अब तक हमने ये पढ़ा कि पुरातत्व जो विद थे उन्होंने भौतिक अवशेषों से, जो वहाँ से वस्तुएं मिली, उन चीज़ों से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग जो पार्ट थे, भाग थे, उनको जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन एक और कहानी भी है कि किस किस प्रकार पुरातत्वविदों ने सभ्यता की खोज की। जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। जैसे जैसे कोई सभ्यता मिटती जाती है तो नेक्स्ट जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो उन प्राचीन शहरों को, सभ्यता को भूलने लगती है। जब लोगों ने इस क्षेत्र में सहस्त्राब्दियों बाद, हजारों वर्षों के बाद रहना प्रारंभ किया तो वो ये नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण खेत की जुताई के समय, फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदा कदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित पुरावस्तुओं का क्या अर्थ लगाया जाए। यानी कि हजारों सालों के बाद जब उन्हीं स्थानों पर, सभ्यता के नष्ट होने के हजारों सालों के बाद उन्हीं स्थानों पर जब अन्य लोगों ने, नई पीढ़ियों ने वहाँ रहना शुरू किया, तो वे उन चीज़ों के बारे में जब खुदाई करते थे तो जो चीज़ें निकलती थी उनके बारे में ये समझने में असमर्थ थे कि ये जो वस्तुएं हैं किस कारण से यहाँ से निकल रही हैं, कि यहाँ कोई सभ्यता थी, क्या हुआ, इस बारे में उनको कोई भी जानकारी नहीं थी। तो अपरिचित जो पूरा वस्तुएं हैं उनका क्या अर्थ लगाया जाए। कहीं से मोहरे निकली, कहीं से जुते हुए खेत, कहीं और चीज़ें
बर्तन, सोना या कोई और जो मूर्तियाँ, तो उनको किस रूप में समझा जाए, ये बहुत कठिन काम था। नेक्स्ट है कनिंघम का भ्रम। अब इसी को देखिए, आगे एक्सप्लेन किया इन्होंने। जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम कनिंघम ने 19वीं सदी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन प्रारंभ किया, यानी कि जब सबसे पहले 1871 में जो जनरल कनिंघम थे वो डायरेक्टर जनरल बने थे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के। 1871 में डायरेक्टर बने थे, लेकिन वो इस डिपार्टमेंट में 1861 में सर्वेयर के रूप में नियुक्त हो चुके थे। तो 1861 में सर्वेयर बने, 1871 में वो पहले डायरेक्टर जनरल बने थे कनिंघम। तब पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों, साहित्य और अभिलेख, जो भी लिखित सामग्री थी, जो शिलालेख कहीं लिखे हुए मिलते थे, उनका प्रयोग अधिक पसंद करते थे, उनको पसंद करते थे वो। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच की वस्तुओं के बारे में थी, उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। जब कनिंघम वहाँ कुछ खोजबीन के लिए थे, तो वो जो महाजनपद से जुड़े 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के आसपास के जो नगर थे, जो सभ्यता थी, उसके बारे में जानकारी के इच्छुक थे। तो उससे पहले के बारे में उन्होंने भी कल्पना की थी। अगर यहाँ इस आरंभिक ऐतिहासिक विषय में जाने, तो आरंभिक ऐतिहासिक जो विषय थी, क्या था ये समय जब लिपि पढ़ी गई हो या लेखन कला की शुरुआत हो गई हो। ऐतिहासिक जो है, ऐतिहासिक कब से माना गया कि जब कोई लिपि पढ़ी गई हो, लेखन कला प्रचलन में हो, पढ़ा जा सकता हो। उससे पहले आद्य इतिहास कहा गया, जिसमें लिपि तो हो लेकिन पढ़ी न गई हो, यानी कि उस जो लिपिबद्ध तो किया गया हो लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए। जैसे हमारी हड़प्पा सभ्यता है, लेकिन दूसरी सभ्यताओं की जानकारी से उसके बारे में अनुमान लगाए। जैसे हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी है, यहाँ की वस्तुओं के साथ साथ मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के साथ तुलना करके इसके बारे में जानने का प्रयास किया। ये आद्य इतिहास है। प्राग्ञ इतिहास, इससे और भी पहला इतिहास की लिखित जानकारी नहीं थी, कोई लिपि नहीं थी, उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। तो ये 3 प्रकार हमने पढ़े। प्राग्ञ इतिहास सबसे पहला, जिसके बारे में कोई जानकारी लिखित ना हो, कोई लिपि ना हो। दूसरा आद्य इतिहास, जैसे हड़प्पा काल था, जिसमें लिपि तो हो लेकिन पढ़ ना पाए हों, उसकी जानकारी हमें दूसरी सभ्यता संस्कृतियों की लिपि को पढ़कर उनसे तुलना करके ज्ञान प्राप्त किया गया हो। और ऐतिहासिक, जो लिपि भी हो, लेखन कला भी हो और पढ़ी भी गई हो। तो जो कनिंघम थे, कनिंघम का मुख्य जो केंद्र था वो इसी ऐतिहासिक काल पर था, जिसमें लिपि भी थी, उसको पढ़ा भी जा सकता था। जैसे खरोष्टी, ब्राह्मी, इस काल में जो प्रचलित प्राकृत लिपियाँ, भाषाएं थी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से, इस पर उनका जोर था, इसको खोज रहे थे, इसमें उसकी रुचि थी। आरंभिक सब बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4ठी से 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया, क्योंकि उनकी रुचि इसी समय के दौरान थी। तो इस समय के दौरान जो भारत में बौद्ध तीर्थयात्री आए, क्योंकि महात्मा बुद्ध इसी समय से रहे, ईसा पूर्व, इन शताब्दियों में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उद्भव था। तो इन्हीं बारे में जानकारी वो चाहते थे। बौद्ध तीर्थयात्री जो थे, उन्होंने जो वृत्तांत यहाँ लिख के उनकी जानकारियाँ छोड़ के गए, उसी के बारे में वो जानना चाहते थे। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण किया, लेखन का कार्य, अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय वे ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी, जो उनके काल में सांस्कृतिक महत्व की थी। तो इन चीज़ों पर जो संस्कृति को बताए, संस्कृति के बारे में जानकारी मिले भारत की, उसके बारे में, तो कनिंघम इसी में ज़्यादा रुचि रखते थे, इसी को वो खोज।
हड़प्पा जैसा पूरा स्थल जो चीनी तीर्थयात्रियों के यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था और जो एक आरंभिक ऐतिहासिक नगर भी नहीं था, कनिंगम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था। यहाँ क्या है कि जो हड़प्पा जैसे प्राचीन स्थल थे, ना तो वो चीनी तीर्थयात्रियों के कार्यक्रम में शामिल थे क्योंकि वो अपरिचित थे सभी उनके बारे में, और ये एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर भी नहीं था जिसके बारे में कनिंगम जानकारी प्राप्त करना चाह रहा था। कनिंगम इन्हीं विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाह रहा था कि चीनी यात्रियों ने जो लिखा उसको जानने का जिज्ञासु था, इच्छुक था। जो स्थान शहर उन्होंने उनमें वर्णित किए उनके बारे में, इस भारत की संस्कृति के बारे में जो उन्होंने बताई उसके बारे में वो जिज्ञासु था। इसलिए हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तुएं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी, यानी कि उस समय ये चीज़ें मिलती थी कहीं ना कहीं पुरानी वस्तुएं। इनमें से कुछ तो कनिंगम तक पहुंची भी थी, कनिंगम को इस हड़प्पा काल की वस्तुएं मिली भी थी, फिर भी वह समझ नहीं पाए कि यह पूरा वस्तुएं कितनी प्राचीन थी। वो इस चीज़ को समझने में असमर्थ था क्योंकि वो अंतिम जो सीमा थी, वो अंतिम सीमा यहीं तक लगा बैठा था कि जो आपने अभी पढ़ा था, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 4थी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक, यानी कि बौद्ध जैन धर्म के जो उद्भव थे उन्हीं के समय तक वो अपनी सोच को पहुंचा पा रहा था। एक अंग्रेज ने कनिंगम को, एक हड़प्पाई मोहर थी, साथ में चित्र दिया हुआ है, एक अंग्रेज ने कनिंगम को हड़प्पा की एक मोहर भी दी जो उनको मिली। उन्होंने मोहर पर ध्यान तो दिया कि ये प्राचीन है, उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे परिचित थे। यानी कि उन्होंने उस मोहर को क्या कहा, जिसके बारे में वो जानते थे, पढ़ा था, जिस समय को वो खोज रहे थे उसी के साथ उसने जोड़ दिया, ना कि हड़प्पा के साथ। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह ही उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपने वाले शहरों के साथ ही हुआ, तो वो भी ऐसा ही मानते थे। इस वजह से वह प्राचीन जो स्थितियां थी हड़प्पाई, उनको नहीं समझ पाए। अब जैसे यही एक मोहर है कनिंगम द्वारा जो उन्होंने प्राप्त की थी, ये कनिंगम द्वारा प्राप्त की गई एक मोहर है। उसकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वह हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए, कि वह इस हड़प्पा की सभ्यता को चीज़ें मिलने के बाद भी, पूरा वस्तुएं मोहरें मिलने के बाद भी वो इसको समझने में पूरी तरह से भारी चूक कर गए। साइड में देखिए, पुरास्थल, टीले और स्तर। पुरातात्विक पुरास्थलों वस्तुओं संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं। यानी कि जो पुरातात्विक पुरास्थल है वो कैसे बनते हैं, प्राचीन जो वस्तुएं हैं, संरचनाएं हैं, उनका निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें किसी कारण से त्याग दिए जाने से पुरातात्विक पुरास्थल बनते हैं। जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमिखंड के अनवरत उपयोग और पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है। आवासीय मलबों का निर्माण होता है जब कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक किसी चीज़ का प्रयोग करता है, एक स्थान पर रहता है, उसके उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण होता है, जिन्हें टीला कहते हैं। टीला कहा जाता है कि मनुष्य के प्रयोग से, एक स्थान पर रहने से लंबे समय तक अनेक आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, जहाँ मनुष्य रहने लगता है, तो उनको टीला कहा गया है। अल्पकालीन या स्थायी परित्याग, थोड़े समय के लिए या पूरी तरह से स्थायी परमानेंट परित्याग, छोड़ देने की स्थिति में हवा पानी की क्रियाशीलता और कटाव के कारण भूमिखंड के स्वरूप में बदलाव आ जाता है। यानी कि कोई स्थान किसी कारण से थोड़े समय के लिए या परमानेंट पूर्ण रूप से छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर धीरे धीरे हवा, मिट्टी, धूल, कण, आंधी, तूफान, उनकी वजह से उसकी जो क्रियाशीलता है और कटाव के कारण उस भूमिखंड का जो स्वरूप है उसमें बदलाव आ जाता है। आप मकान देखते हैं, अगर आप उसको प्रयोग ना करें
तो उसकी दशा दिशा को आप कुछ समय के बाद बदली हुई स्वयं देख सकते हैं। इन टीलों में मिले स्तरों से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं से आवास का पता चलता है। ये जो टीले थे, इन टीलों में जो मिले स्तर मिले हैं, स्तर, एक लेयर लेयर एक लेयर, एक जीवन पाया गया। एक लेयर में हो सकता है किसी स्थान पर वो यहाँ ऐसे नीचा हो, फिर यही लेयर ऊपर जाने के बाद फिर ऐसे, ठीक है, किसी भी रूप में ये हो सकती है। तो ये एक लेयर हो गई, ये ऐसे। तो लेयर का पता लगता है, एक स्तर का पता लगता है। ये स्तर एक दूसरे से रंग, प्रकृति या इनमें मिली पूरा वस्तुओं के संदर्भ में भिन्न होती है। यानी कि इस एक लेयर में एक जैसी चीज़ें समरूपता पाई गई। इसके बाद जब दूसरी लेयर इसके ऊपर आएगी तो हो सकता है वो इससे पूरी तरह से अलग हो। जैसे आप ज़मीन को खोदते हैं, कुआं खोदते हैं तो उसमें देखते हैं कि ज़मीन में परतें पाई जाती हैं। कहीं रेत की परत कुछ मोटाई में मिलती है, कहीं कंकर जो पत्थर है पथरीली जो नीचे से स्तर पाया जाता है, कहीं चिकनी मिट्टी आती है, कहीं कोई पानी की लेयर आती है। तो इस प्रकार अलग अलग लेयर होती हैं। परित्यक्त स्तरों, जो छोड़ दिए गए, जो लेयर थी ये छोड़ दी गई, इन्हें बजर स्तर कहा जाता है। बजर स्तर इनको कहा गया है। सामान्य तौर पर सबसे निचली स्तर की प्राचीनतम और सबसे ऊपरी नवीनतम होते हैं। ये जो स्तर होते हैं, नीचे सबसे प्राचीन और उससे ऊपर नए नए रूप में ऊपर नवीनतम होती चली जाती हैं। इन स्तरों के अध्ययन को स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता है। जब हम इन परतों को, हम इन स्तरों को अध्ययन करते हैं तो इसे स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता है। स्तरों में मिली वस्तुओं को विशेष सांस्कृतिक कालखंडों में संबंध किया जाता है। एक स्तर से एक लेयर में जो चीज़ें मिली वो सारी एक कालखंड से जुड़ी हुई होती हैं, जिससे एक पूरा स्थल का पूरा सांस्कृतिक क्रम का पता लगता है। ये पता लगता है कि किस किस स्थान पर ये फैला हुआ था। अब इसी प्रकार आप देखिए नीचे नीचे ये एक लेयर इसी प्रकार की इन्होंने दी है, ये लेयर दी हुई है। अब इस लेयर को आप कैसे, ये अलग अलग लेयर दी हुई है। ये ऐसे सीधे समतल ना होकर, क्षैतिज ना होकर, ये अलग अलग लेयर हैं, अलग अलग। जैसे सबसे प्राचीन, नीचे वाली सबसे प्राचीन लेयर, इसमें एक संस्कृति मिली, उसके बाद फिर दूसरी, फिर तीसरी, ऊपर नवीनतम परतें इनकी होती चली गई। ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक दूसरे से बिल्कुल समतल एक लेवल पर हों, ये ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती हैं। तो ये इन्होंने स्तर बताए हैं कि किस प्रकार से थे। एक नवीन प्राचीन सभ्यता। कालांतर में समय बीतने के साथ 20वीं शताब्दी में के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा के मोहरे खोज निकाली, जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कहीं अधिक प्राचीन स्तरों से संबंध थी। बहुत प्राचीन समय से जुड़ी हुई थी, जो स्तर हमने अभी पढ़े थे। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा था 1920 में, 21 में, ठीक है। लेकिन हमने जो आप पहले हमने पढ़ा था कि 1871 में कनिंघम ने कुछ इस प्रकार के कार्य किए थे, तो समझ नहीं पाए हम इनको। अब एक अन्य पुरातत्वविद राखल दास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली जो मोहरें थी, उनके समान ही मोहनजोदड़ो से खोजी गई जो वस्तुएं हैं, उनके आधार पर अनुमान लगाया कि ये दोनों पूरा स्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। हड़प्पा भी और मोहनजोदड़ो भी, दोनों से एक जैसी समान वस्तुएं प्राप्त हुई, इसलिए ये नई चीज़ें सामने आ रही थी। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जो डायरेक्टर जनरल थे, जॉन मार्शल, उन्होंने पूरे विश्व को अवगत कराया और सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की 1924 में। सबसे पहले लंदन का जो वीकली साप्ताहिक अखबार था उसमें, जैसा कि S.N. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं कि मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था उसने 3000 वर्ष पीछे
छोड़ा। यानी कि जब उसने भारत के बारे में जाना तो उसी समय के बारे में जाना जब वो भारत में था। लेकिन जब उसने भारत छोड़ा तो उसने 3000 साल पहले के भारत को जानकर, विश्व के सामने उसकी जानकारी रखकर वहाँ तक पहुँचाकर छोड़ा। यानी कि भारत की जो जानकारी थी उसको प्राचीन समय के साथ जोड़कर 3000 वर्ष पीछे तक ले जाकर भारत के बारे में जानकारी दी। ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में उत्खननों से हड़प्पा पुरास्थलों पर मिली मोहरें, मेसोपोटामिया के जो स्थान है उनकी खुदाई हुई, जिसको इराक आज बोलते हैं, वहाँ से जो खुदाई हुई वहाँ हड़प्पा पुरास्थलों की जैसी मोहरें मिली, पर तब तक पहचानी न जा सकी मोहरें मिली थी। उत्खनन से जो मोहरें थी वो जैसी तब तक नहीं पहचान पाए हम उनको जब तक वो मोहरें वहाँ भी नहीं मिली, एक ही जैसी। यानी कि मोहरें यहाँ भी मिली और वैसी ही मोहरें मोहनजोदड़ो की हमारी हड़प्पा संस्कृति के साथ साथ मेसोपोटामिया में भी मिली। तो उसी के आधार पर हम इनको पहचान पाए। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, पर यह भी कि यह मेसोपोटामिया के समकालीन थी, और ये भी जानकारी मिली कि ये मेसोपोटामिया के समकालीन थी। जब मेसोपोटामिया की सभ्यता फल फूल रही थी, विकसित हो रही थी, उसी समय भारत में, पाकिस्तान में एक सभ्यता थी हड़प्पा संस्कृति, ये भी उसी के समकालीन थी, उसी के समय की थी। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का जो कार्यकाल था वो वास्तव में एक व्यापक महत्व वाला था। नई तकनीकें और कुछ प्रश्न। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने R.E.M. व्हीलर। 1944 में नए डायरेक्टर बने। इस समस्या का उन्होंने निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। ये अंतर उन्होंने दूर किया कि भी जैसे कोई एक स्तर है, एक स्तर आप मान लो ये देख रहे हैं कि ये एक स्तर है, ये चीज़, ये कोई, क्योंकि कोई स्थान ऊंचे थे कोई नीचे थे, तो ये स्तर, यही स्तर नीचे आ गया, फिर ऐसे ये बढ़ता चला गया, तो ये स्तर एक है। हालांकि इसमें ऊंचाई नीचाई है, इस ऊंचे नीचे स्थानों पर भी इसको हम एक लेवल में नहीं, ऐसे क्षैतिज एक समतल लेवल में खोजते हैं तो हमें स्तर विन्यास का नहीं पता लगेगा। तो इस व्हीलर ने बड़ी अच्छे तरीके से कार्य किया। इस जहाँ पर इस प्रकार की एक जैसी चीज़ें मिलती गई उनको अलग अलग तरीके से ये खोजता चला गया। इन्होंने क्षैतिज रूप में नहीं, बल्कि इन्होंने जो खुदाई की वो क्षैतिज इकाइयों के आधार पर नहीं की, बल्कि टीले के स्तर विन्यास के आधार पर, कि भी जैसे यहाँ पर कोई एक जैसी चीज़ें मिल रही हैं तो इसी स्थान को वो जहाँ जहाँ वो मिलती गई खोजते गए, चाहे वो ऊंचाई पर थे चाहे वो गहराई में थे। क्योंकि सभी समतल, आज भी आप देखते हैं कोई भी स्थान जो है समतल नहीं होता, कुछ मकान ऊंचे हो सकते हैं, कोई नीचे हो सकते हैं, इस प्रकार से। पर जहाँ एक जैसी चीज़ें मिलती गई उनको व्हीलर एक ही सभ्यता संस्कृति के अनुसार मानता रहा। क्योंकि सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में, क्योंकि ये सेना में पूर्व ब्रिगेडियर रहे,
उन्होंने पुरातात्विक पद्धति के साथ साथ एक सैनिक परिशुद्धता का भी समावेश किया। सैनिक पेशेवर जो सैनिक, उस रूप में भी उन्होंने अनुशासन के साथ इन चीज़ों को खोजने का बड़े अच्छे तरीके से प्रयास किया। हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज भी राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है। यानी कि उस समय की जो भौगोलिक सीमा थी वो आज के राष्ट्रीय सीमाओं के साथ उनका कोई संबंध नहीं है जैसे आज है। लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन और पाकिस्तान के बनने के बाद सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं अब पाकिस्तान के क्षेत्र में हैं। जो मुख्य प्रारंभिक जो स्थल खोजे गए थे वो सारे पाकिस्तान में चले गए विभाजन के बाद 1947 में। इसी कारण से भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरास्थानों को चिन्हित करने का प्रयास किया, क्योंकि वो सारे स्थान पूरा महत्व के जो स्थान थे वो सारे के सारे पाकिस्तान में चले गए। लेकिन भारत में फिर जो छोटे मोटे थोड़े बहुत स्थान थे उन पर और अधिक खोज करने का प्रयास किया गया। कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षणों से कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आई तथा पंजाब और हरियाणा में किए गए नए अन्वेषणों से हड़प्पा स्थलों की एक नई सूची में अनेक नए नाम जुड़ गए। हालांकि कालीबंगन, लोथल, राखी गढ़ी, हाल ही में धोलावीरा की जो खोज हुई, वहाँ हुए अन्वेषण उत्खनन इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है। नए अन्वेषण अब भी जारी हैं, ये कार्य आज भी प्रगति पर है। हरियाणा में भी अभी कुछ स्थान इस प्रकार के उन पर खुदाई आज भी जारी है। इन स्थानों में नए प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए। जैसे जैसे नई जानकारियाँ आती गई, नए नए प्रश्न उभरते गए। यहाँ कुछ पुरातत्वविद आमतौर पर एक सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने के इच्छुक रहते हैं, सांस्कृतिक उपक्रम का खोज करने का प्रयास करते हैं। वहीं कुछ और पुरास्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे निहित कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। कोई संस्कृति के साथ जोड़कर इसको खोजने का प्रयास करता है, कोई भौगोलिक स्थिति के आधार पर इन सभी को समझने का प्रयास करते हैं। वे पुरावस्तुओं रूपी निधि यानी कि पुरानी वस्तुओं का जो खजाना है उससे जूझते हैं और उनकी संभावित उपयोगिताओं को समझने का प्रयास करते हैं। काम आज भी जारी है। 1980 के दशक से हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लगातार रुचि बढ़ती गई। विदेशों के जो विद्वान थे वो भी इसमें रुचि लेने लगे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीप के और विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से मिलजुल कर कार्य करने लगे। वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं जिसमें मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुएं, वनस्पति, जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हेतु सतह पर अन्वेषण और साथ ही उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण सम्मिलित करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों पर भी वो ध्यान दे रहे हैं। ये अन्वेषण भविष्य में रोचक परिणामों की आशा दिलाते हैं। पिछले पृष्ठ पर हड़प्पा में व्हीलर, जब हड़प्पा में व्हीलर एक काम के रूप में पहुँचे तो उन्होंने क्या लिखा अपने इस बारे में, ये उसमें उन्होंने बताया कि भाई मैं कैसे उस स्थान पर पहुँचा। इसमें कोई ऐसा परीक्षा संबंधी कार्य नहीं है। उसने थोड़ा सा अनुभव अपना शेयर किया है कि अपने साथी के साथ वो 1944 में जब वो डायरेक्टर हुए थे, नियुक्त हुए थे 1944 में सर्वेक्षण विभाग के, तो हड़प्पा के एक रेलवे स्टेशन से कैसे वहाँ पहुँचे। और ये बताया गया था हमें कि सुबह 5:30 से 7:30 बजे तक हम कार्य करेंगे क्योंकि उसके बाद भीषण गर्मी होती है। तो सुबह 5:30 बजे से हमने कार्य शुरू किया। मैं और जो मेरे कर्मचारीगण थे वो भीषण गर्मी में काम में लगे थे अपने औजारों के साथ। लेकिन अब मुझे ये लग रहा था कि अगली सुबह जब 5:30 बजे से हमने उन स्थानों पर काम करना शुरू किया तो उसके बाद मुझे ये लगा कि इतना समय बीत जाने के बाद जब तेज़ गर्मी हुई कि मेरे जो साथी हैं, यानी कि हम 6 घंटे लगातार कार्य करते रहे 5:30 बजे से सुबह से। 6.5 घंटे के बाद जो कर्मचारी थे, हमें लगा, मुझे महसूस हुआ कि भाई ये मुझे ये समझेंगे कि जो मैं हूँ, मैं एक सनक का शिकार हूँ या मैं पागल हूँ जो इस प्रकार से इस भीषण गर्मी में भी काम कर रहा है। तो उसने ये एक अपना अनुभव साझा किया है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अतीत को जोड़कर पूरा करने की कुछ समस्याएं देखिए। जैसा कि हमने देखा, हड़प्पाई लिपि से इस सभ्यता को जानने में कोई मदद हमें नहीं मिली, बल्कि ये भौतिक साक्ष्य हैं जो हमें अवशेष प्राप्त हुए, चीज़ें मिले हमें।
जो पुरातत्वविदों को हड़प्पा जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होती हैं। जो चीज़ें मिली, जैसे मिट्टी के बर्तन हैं, औजार, आभूषण, घरेलू सामान, कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, सरकंडे, जो चीज़ें वहाँ से मिली। जैविक पदार्थ सामान्यतः सड़ जाते हैं। जो चीज़ें हमें वहाँ से मिली, कुछ चीज़ें उनमें से नष्ट हो गई, कुछ मिली। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, यानी कि गर्मी के जो हमारे इलाके हैं, इनमें नष्ट हो जाती हैं। जो वस्तुएं बच जाती हैं वे पत्थर, पक्की मिट्टी और धातु की होती हैं। यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो सड़ने गलने लायक थी वो समय के साथ सड़ गई, गल गई, और कुछ चीज़ें बची, पत्थर, पक्की मिट्टी और धातु, लेकिन वो भी किसी न किसी रूप में समय के साथ अपनी बदलाव में थी, नष्ट हुई। हमें यह भी याद रखना आवश्यक है कि केवल टूटी हुई या अनुपयोगी वस्तुएं ही फेंकी जाती थी। अन्य वस्तुएं संभवतः पुनः चक्रित की जाती थी, दोबारा से किसी न किसी रूप में प्रयोग होती थी। परिणाम स्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं थी या अक्षत अवस्था में मिलती हैं, जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं अक्षत, क्षतिग्रस्त, टूटी फूटी अवस्था में मिलती हैं, या तो वे अतीत में खो गई थी या फिर संचय के पश्चात कभी दोबारा प्रयोग में नहीं की गई थी। दो ही कारण हो सकते हैं कि या तो वो अतीत में खो गई कहीं, या संचय के पश्चात उनको इकट्ठा करने के बाद, बनाने के बाद कभी प्रयोग नहीं किया गया था। अन्य शब्दों में कुछ खोजें प्रारूपिक की बजाय संयोगिक थी, यानी कि कुछ चीज़ें हमें संयोग से मिली। आवश्यक रूप से खोदने की बजाय हमें प्रारूप वस्तुएं हमें संयोग से मिली। संयोग से कैसे कि कुछ चीज़ें किसी ने प्रयोग नहीं की, उनको, जैसे कोई कीमती आभूषण थे, उनको ज़मीन में दबा दिया, हो सकता है कि उनको दोबारा से प्रयोग ना किया गया हो, और वो अब दोबारा जब ज़मीन की खुदाई हुई तभी वो छुपाई गई अवस्था में मिली। जैसे उनको किसी ने छुपा के रख दिया हो, प्रयोग नहीं किया हो, तो तब वो छुपाई गई रूप में मिली, संयोग से मिली। अब देखिए खोजों का वर्गीकरण। पुरावस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम का आरंभ मात्र है। जो पुरातात्विक उद्यम है, मेहनत है, कार्य है, उद्यम है, इसके बाद पुरातत्वविद अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, भाग बनाते हैं। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थों, जो चीज़ें वहाँ प्रयोग होती थी, जैसे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, हाथी दांत आदि के संबंध में होता है, इन चीज़ों के बारे में। दूसरा, अधिक जटिल और उनकी उपयोगिता के आधार पर होता है। जो सामान्य सिद्धांत, सामान्य रूप में प्रयोग होने वाली चीज़ें, पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि दांत, हाथी दांत। दूसरा, जटिल और उनकी उपयोगिता, कुछ चीज़ें जटिल रूप में बनाने का, करने का, उपयोग में होने का, उस आधार पर थी। पुरातत्वविदों को यह जानना, तय करना पड़ता है कि उदाहरणतः कोई पुरावस्तु एक औजार है और एक आभूषण है, या फिर दोनों, अथवा आनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु, कोई चीज़ मिली, तो उसके बारे में निर्णय करना बड़ा कठिन था कि ये जो वस्तु है ये कोई औजार है, या ये कोई आभूषण था पहनने का, या दोनों ही थे, या कोई धार्मिक कार्य के लिए, अनुष्ठान के लिए प्रयोग में की जाने वाली कोई वस्तु थी। तो ये कन्फर्म नहीं है। किसी पुरावस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं की उसकी समानता के आधार पर होती है। जैसे मन के चक्कियाँ, पत्थर, फलक, पात्र इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। कि भी कुछ पुरानी चीज़ें जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, वो उनके बारे में हम अनुमान कैसे लगाते हैं कि उस प्रकार की, उस चीज़ से मिलती जुलती आज की जो चीज़ें हैं वे कैसे हम प्रयोग करते हैं। कि भी जैसे मन के हैं, उनको हम माला के रूप में, चक्की हैं आटा पीसने के रूप में, पत्थर के फलक उनको कोई औजारों के रूप में, ठीक है, कोई पात्र है कोई चीज़ रखने के लिए। तो आज के संदर्भ में आज की चीज़ों को, अनुभव को जोड़कर हम उनको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उनके बारे में स्पष्ट जानकारी कहीं से नहीं मिली। पुरातत्वविद किसी पुरावस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से भी करते हैं जिसमें वह वस्तु मिली। क्या वे घर में मिली, कब्र में, नाले में, या फिर भट्ठी में। और दूसरा क्या प्रयोग समझते हैं कि वो चीज़ मिली कहाँ, घर में,
उसका प्रयोग क्या हो सकता है, नाले में क्या हो सकता है, कब्र में मिली तो वहाँ उसका क्या प्रयोग था, या भट्ठी में उसका क्या प्रयोग हो सकता है। तो ये पुरातत्वविदों के सामने बहुत सारी समस्याएं थी। इन अलग अलग